दूरदर्शन उत्तराखंड के सभी सम्मानित दर्शकों को हमारा नमस्कार। आपका कार्यक्रम कानूनी सलाह लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके बीच। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, इसके बारे में, इसकी उपयोगिता को जानेंगे। इसके अलावा लोक अदालतों की भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे 3 नए कानूनों की। आज की हमारी जो खास मेहमान हैं वो हैं सीमा डुंगरा कोटी जी, जो कि सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की। मैम, आपका बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले सवाल मैम कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आप जुड़ी हैं, आप सचिव हैं, ये किस तरीके से काम करता है, कितनी आवश्यकता समाज को में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए, मैं विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 स्तरों पर है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और राज्य के स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और उसके नीचे हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति संसाधनों के अभाव में कानून से वंचित ना रहे। कई गरीब और असहाय व्यक्ति होते हैं जिनके पास इतनी फीस नहीं है कि वो एडवोकेट को दे सकें, या फिर उन्हें कानून की भी जानकारी नहीं है। तो हमारा काम ये है कि हम डोर टू डोर कोशिश करते हैं कि हर जन तक पहुंच सकें और उन्हें बता सकें कि अगर आप उनके कानून की, उनको सारे उनके अधिकारों की जानकारी दे सकें, कानून की जानकारी दे सकें, प्लस अगर वो उनके पास संसाधनों का अभाव है तो हम उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता भी हम अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से उन्हें प्रदान करते हैं, जो उनका केस लड़ते हैं बिना किसी फीस के। मैम, ये भी जानना चाहेंगे, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काम कर रहा है, किस तरीके से आप लोगों के बीच जाते हैं? कुछ उदाहरण भी हो तो आप उनको देकर समझा सकती हैं हमारे दर्शकों को कि इस तरीके से अदालतें लगती हैं, वहाँ पर किस तरीके से काम होता है। आपने कहा कि जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पर यहाँ से कानूनी सहायता मिलती है। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है। तो सबसे पहला कार्य, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारा काम है कि हम जनता को जागरूक करें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं। शिक्षा के अभाव में कह लीजिए कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जिन्हें शिक्षा के अभाव में कानून की जानकारी बहुत कम है। जी। तो हम लोग उन तक कानून की जानकारी पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आप उन्हें कैसे पा सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके पास अधिवक्ता नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो उसमें भी हम उनकी सहायता करते हैं। तो हमारा काम मुख्य रूप से यही है कि हम लोगों को उनके विधिक अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है लोक अदालतों का आयोजन करता है। तो लोक अदालतें हर महीने में होती हैं, जो कि जितने भी तरह के केसेस हैं, जितने भी कैटेगरी हैं केसेस के, सभी के लिए लोक अदालतें मासिक जो है वो एक डिसाइड होती है, एक डेट, उसमें सभी न्यायालयों में होती है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय लोक अदालत है हमारी, जो महीने में 3 महीने में 1 बार होती है और साल में 4 बार होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत। जी जी जी। ठीक है, ये थोड़ा सा व्यापक स्तर पर हो जाती है। और इसके अलावा भी हम लोग, जैसी भी हमें ऊपर से हमारे माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से या फिर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से जैसे भी हमें डायरेक्शन आते हैं, तो कभी हम लोग जो है स्पेशल कैटेगरी के केसेस के लिए भी स्पेशल लोक अदालतों का आयोजन करते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम लोग क्या, एक तो हम निःशुल्क अधिवक्ता लोगों को जो है अवेलेबल कराते हैं। हमारे पास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कई PLVs होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कानून की जानकारी नहीं रखते, मतलब अधिवक्ता तो नहीं होते, लेकिन समाज में जो लोग सामाजिक कार्य करना पसंद करते हैं, समाज में लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, तो वो लोग हमारे PLVs होते हैं। क्योंकि हम अकेले एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते, हर जगह पर शिविर नहीं लगा सकते। तो हमारे बिहाफ पर PLVs हमारा साथ देते हैं और ये लोग हमारे साथ कई इंटीरियर इलाकों में, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कानूनों के बारे में, यही सब काम करते हैं, बताते हैं। इन लोगों का चयन किस तरीके से होता है मैम, कि जो लोग, ये वो लोग हैं जो खुद ही जुड़ना चाहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जैसे आपने बताया? ये वो लोग हैं जो खुद ही जुड़ना चाहते हैं। इनके लिए हम लोग इनका चयन की एक प्रोसीजर जो होता है, उसमें एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं जो है
कुछ जो हमारे नियम हैं क्या ये उन पर खरे उतर रहे हैं, क्या ये कार्य इससे पहले कर चुके हैं, इस क्षेत्र में कितना कार्य कर चुके हैं, कितना एक्सपर्टीज़ इनको इसमें है, उसके आधार पर ही इनका फिर हम चयन करते हैं। एक लिस्ट हमारी बनी होती है। जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम लोग मतलब संख्या में हम लोग 100 तक भी चले जाते हैं, 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। बिल्कुल। कार्यक्रम में हम आगे ये भी जानेंगे कि जो 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं 1 जुलाई से, उनका कितना महत्व है, किस तरीके से न्याय प्रणाली में उसको लेकर बदलाव आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोक अदालतों को भी समझेंगे। ये लोक अदालतें किस तरीके से, अगर हम नाम की बात करें तो लोगों की अदालत या लोगों के लिए अदालत, किस तरीके से आयोजित होती हैं, किस किस स्तर पर आयोजित होती हैं, कैसे लाभ एक जो लोग हैं उसको ले सकते हैं? देखिए, लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है, आप लोग जानते हैं कि हमारी अदालतों पर पेंडेंसी कितनी ज़्यादा है और जितनी हमारे वहाँ केसेस हमारे पास अदालतों में इस समय लंबित हैं, उसके रेशियो में हमारे पास जजेस नहीं हैं इतने। तो जिस तरह से हमारी देश की जनसंख्या है, जिस तरह से हमारे वहाँ केसेस की भीड़ है, तो लोक अदालतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग समय समय पर इन लोक अदालतों के माध्यम से जो अदालतों पर जो एक अनावश्यक रूप से जो बोझ है उन केसेस का, जो थोड़े से जिनकी प्रकृति इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, प्लस जिसमें दोनों पक्षकार आपस में बैठकर बातचीत करके किसी राजीनामे पर पहुंच सकते हैं। जी जी। तो हम लोग उनकी बातचीत भी कराते हैं, उनकी मीडिएशन करवाते हैं। उनकी बातचीत कराकर अगर वो किसी एक टर्म्स पर, किसी पर वो लोग दोनों पक्षकार जो है अगर किसी टर्म्स पर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उन्हीं टर्म्स पर फिर उस केस को डिसाइड कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, जब भी कोर्ट में अगर मेरिट पर कोई केस डिसाइड होता है तो उसमें एक पार्टी हमेशा जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है। तो एक पार्टी हमेशा होती है जो सेटिस्फाई होती है और एक नहीं होती सेटिस्फाई। उसके पास आगे और रास्ते होते हैं। फिर वो उस ऑर्डर की, उस जजमेंट की अपील, रिवीजन, और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जाती है, ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। जी जी। तो इस एक तरह से आप देखेंगे एक केस का इतने स्तर पर लगातार जो है, इसी तरह से केस जो है वो सालों सालों पेंडिंग होते हैं। हाँ, लगातार वो केस पेंडिंग है क्योंकि वो एक फाइनलिटी तक जा ही नहीं पा रहा ऑर्डर, क्योंकि एक पार्टी हमेशा होगी जो सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन लोक अदालत में क्या होता है, जब दोनों पार्टियों की हम बातचीत कराते हैं, दोनों पार्टी रजामंदी से, आपसी सुलह से अगर मामले को निपटाती हैं तो उसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती हैं। इसके अलावा लोक अदालत में जो भी आदेश होता है, जो भी ऑर्डर होता है, ये फाइनल होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती। और लोक अदालत में एक फ़ायदा लोगों का ये भी होता है कि कई हमारे पास केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कोर्ट में सिविल के केसेस आप कहेंगे वसूली के बाद होते हैं। सिविल के केसेस में कोर्ट फीस लगती है और जो कई बार हमारे जो मनी रिकवरी के सूट होते हैं वसूली के बाद करोड़ों की वसूली होती है, जिनमें लाखों की कोर्ट फीस लगती है। हाँ। अगर आप लोक अदालत में केसेस निपटा रहे हैं तो आपको वो कोर्ट फीस भी रिफंड हो जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा है इसका। तो एक तरह से समाज में एक अच्छा इससे मैसेज जाता है और हम कहेंगे कि जो एक निरंतर लगातार चलने वाली जो लड़ाइयाँ हैं वो एक जगह पर आके रुकती हैं, क्योंकि आपसी सुलह से जब मामले निपटते हैं जी तो दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती है। बिल्कुल ठीक है आपने। इससे जुड़ा एक सवाल है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई महीने में विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आपने बताया कि महत्व तो आपने बता दिया, लेकिन जुलाई महीने में जो यहाँ पर विशेष लोक अदालतें लगेंगी तो पेंडेंसी कम हो पाएगी, बहुत सारा जो निस्तारण है वो देखने को मिलेगा। जी देखिए, हम कहेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय है तो बहुत ही ज़्यादा जो आवश्यक प्रकृति के मामले हैं उन पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय को निर्णय देना है अपना। तो जो लोक अदालत की, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि जो थोड़े से गंभीर प्रकृति के मामले नहीं हैं, पारिवारिक मामले हैं, आपस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, जो छोटे मामले हैं जिनको आपस में आप लोग पक्षकार जो है वो बातचीत से भी उसको डिसाइड कर सकते हैं, आपस में अपनी टर्म्स पर उसको डिसाइड कर सकते हैं जी। तो ऐसे ही केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस की भीड़ है। इनके लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये विशेष लोक अदालत जो है वो 29 जुलाई 2024 से लेके 3 अगस्त 2024 तक, एक हफ्ते तक ये लगातार चलेगी विशेष लोक अदालत जी। तो इसके लिए जो है इस विशेष लोक अदालत में कई तरह के जो भी पारिवारिक मामले हैं और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, सिविल के मामले हैं,
श्रम संबंधी, सेवा संबंधी मामले हैं, कोई ट्रांसफ़र याचिकाएं अगर सिविल या क्रिमिनल साइड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, और भी कई प्रकृति के वाद इसमें निस्तारित किए जाएंगे। और इसके लिए बस जो कंडीशंस हैं वो ये है कि जो मामला है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होना चाहिए जी। और पक्षकारों को जब 29 जुलाई 2024 से पहले विशेष लोक अदालत आरंभ होने से पहले अपने मामलों को वहाँ पर लिस्टिंग कराना होगा। बड़ा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि अगर इस तरीके की विशेष लोक अदालतें लगती हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो ऐसे केस हैं वो कम भी हो पाएंगे। उनका आपने कहा कि दोनों पक्ष जो है इसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाए और उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकल कर सामने आ जाएगा। अब 3 नए कानूनों की बात सीमा जी आपसे करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि न्याय प्रणाली में किस तरीके का परिवर्तन इन 3 नए कानूनों को अगर देखें तो। देखिए, ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं ये जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये न्याय की ओर इनका झुकाव ज़्यादा है, दंड की ओर इनका झुकाव कम है। शायद इसीलिए जो हमारी भारतीय दंड संहिता पहले जिस नाम से जानी जाती थी वो अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है जी। तो 3 नए जो आपराधिक कानून अभी 1 जुलाई से लागू होने की बात हो रही है, इनमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जो पुराने 3 हमारे जो पुराने आपराधिक कानून थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहे हैं। वो इनको जो नए कानून हैं वो पुराने कानूनों को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। इसमें पुराने जो कानून थे उनमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो अब समय के, अगर आप रेफरेंस में उनको देखेंगे तो उनकी अब आवश्यकता नहीं रही है। तो ऐसे कुछ कानूनों को इसमें हटाया गया है। कुछ नए कानून जिनकी अब ज़रूरत है समय के हिसाब से वो इसमें जोड़े गए हैं और कुछ में इसमें संशोधन किया गया है। तो ये कानून निश्चित रूप से जिस तरह से हम देख रहे हैं विधायिका की जो मंशा है वो यही है कि हमारे अदालतें हैं जो इतनी ज़्यादा हमारी अदालतों में जो पेंडेंसी है उसको बहुत हद तक रिड्यूस करने में ये सहायता करेंगे ये कानून, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसमें एक समय सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं और इसमें एक जवाबदेही भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या काम हुआ है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे कितना बदलाव आ जाएगा? जो पीड़ित पक्ष है जिनको न्याय चाहिए तो समय से न्याय मिल पाएगा और दूसरी तरफ जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म होगी अगर समय से न्याय होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पर फैसला जल्दी हो जाएगा। जी, समय सीमा की जो बात है, देखिए एक जब भी कोई केस कोर्ट में होता है तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक ट्रायल कोर्ट में, जैसी चार्जशीट आती है तो एक स्टेज होती है, पहले चार्ज की स्टेज होती है, फिर एविडेंस की स्टेज होती है, फिर आर्ग्यूमेंट की स्टेज होती है। तो पहले इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। अब हर स्टेज की एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि अगर एक फाइल है तो वो चार्ज की स्टेज पर आपको 60 दिन के अंदर उसमें चार्ज बनाना पड़ेगा। आपको एविडेंस में एक निश्चित समय मिलेगा, आपको उसके अंदर अपनी एविडेंस करानी है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो डिफेंस हो। तो उसके बाद अगर आपने बहस सुन ली है तो आपको 45 दिन के अंदर आपको उसमें जजमेंट पास करना पड़ेगा। तो जब इस तरह से समय सीमा बांध दी गई है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं न्याय को भी गति मिलेगी ज़रूर। अच्छा, इसमें जो ये कहा गया है, आपने जिक्र भी किया कि दंड जो शब्द था उसकी जगह न्याय आ गया है, तो हमारे दर्शक इसको कैसे समझें और अच्छे बेहतर तरीके से कि और इसकी जानकारी होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं होती और इस अभाव में कई बार बहुत सारी चीज़ें गलत भी उनके साथ हो जाती हैं। तो इसी को लेकर कि अब ये न्याय मिलेगा और जो ये भी कहा गया है कि नए भारत का ये नया कानून है। जी, देखिए जो इसमें संशोधन हुए हैं, जो नए भारत की हम बात कर रहे हैं, तो संशोधन हमारे इस तरह से भी हुए हैं कि जो हमारी पुराने जो आपराधिक जो हमारे अभी तक कानून चल रहे थे वो बहुत पहले के ब्रिटिश टाइम के कानून थे हमारे। उसमें कई शब्दावलियाँ जो थी वो इस तरह की थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, आयरलैंड पार्लियामेंट है ना, किंग्स चैम्बर, इस तरह के शब्द उसमें थे हमारे उन अधिनियमों में। तो वो सारे शब्द अब हटा दिए गए हैं। तो वो शब्द हटने से वो एक भारतीय कानून वाली जो उसमें एक आत्मा है वो दिखाई दे रही है। जब आप उसे पढ़ेंगे भी तो आपको लगेगा कि हाँ ये पूरी तरह से अब भारतीय कानून है। जब पहले ये शब्द थे तो वो एक थोड़ा सा कुछ ब्रिटिश टाइम की याद दिलाते थे, तो वो सारे शब्द इसमें से हटा दिए गए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि न्याय, तो इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं
जिस तरह से हमने अभी बात करी कि समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, कई जगह पर जवाबदेही, पुलिस की जवाबदेही बढ़ा दी गई है, अभियोजन की जो हमारा प्रोसिक्यूशन होता है इस पक्ष की थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, उन पर भी लाइबिलिटी फिक्स कर दी गई है। जो तो इससे बिल्कुल जो आगे हमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा ये, जैसे छोटे मोटे अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो अभी तक क्या होता था कि अगर किसी एरिया में कोई अपराध हो गया तो आप उसी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप एफआईआर लिखाते थे, लेकिन अब एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया है। आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के अगर एफआईआर लिखाएंगे तो पुलिस अधिकारी जो है आपकी एफआईआर को मना नहीं कर सकते। वो उस एफआईआर को दर्ज करेंगे और फिर जिस भी एरिया का जिस जुरिस्डिक्शन का होगा वो एफआईआर वहाँ उसको ट्रांसफ़र करवा देंगे। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि समय को देखें कि भाई जो नए कानून आए हैं इससे समय में भी जो केसेस हैं वादों का निपटारा समय से होगा। तो इस रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो नए कानून आए हैं इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको बहुत ज़्यादा जगह दी गई है। जैसे एफआईआर है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। एफआईआर आप एफआईआर आप लॉन्च करवा सकते हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा जो भी पुलिस की जो भी कार्यवाही होती है, सीज़र की हैं, पुलिस कोई सीज़ कर रही है, कोई भी जो भी काम कर रही है पुलिस, इनकी उनको वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, और तो जवाबदेही कहीं ना कहीं अपने आप बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे कोर्ट में अगर केस आ गया, चार्जशीट आ गई, तो उसके बाद कई स्टेज ऐसी होती थी जिसमें अभी तक ये था कि जो अक्यूज्ड है उसको व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना ज़रूरी होता था। तो अब जो नए कानून आए हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान कर दिया है। तो जो अननेसेसरी कुछ डेट्स इस वजह से लगती थी कि अक्यूज उपस्थित नहीं हो पा रहा है कोर्ट में, तो वो सब चीज़ें देखिए कम हो जाएंगी इससे। तो अभी ये होगा कि अक्यूज अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ रहा है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं आए तो फिर अगली डेट इस पे डेट नहीं लगेंगी। इसके अलावा उसके आगे अगर हम एविडेंस की स्टेज की बात करें तो कई बार हमारे गवाह ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए देहरादून का कोई केस है और गवाह बेंगलोर में है, तो बेंगलोर से एक गवाह को आना जाना, उसका जो खर्च लगेगा, जो उसका टाइम, जो उसकी एनर्जी जो वेस्ट होगी, ये सारी चीज़ें बचेंगी अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट के साथ जुड़ेंगे और उसी से उनकी गवाही कंप्लीट हो जाएगी। और डेट भी देखिए फिर वही होगा, डेट अननेसेसरी डेट आगे नहीं बढ़ेंगी। कई बार क्योंकि ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि गवाह हैं या अक्यूज़ हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि नहीं उपस्थित हो पाते। कोई बीमार है घर पे, कोई और कैजुअलिटी हो गई, कोई और भी बात हो सकती है जिसकी वजह से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो कुछ अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करेंगे तो बेशक आपके जो टाइम लाइन है वो कहीं ना कहीं आप समय से आपके केसेस निस्तारित होंगे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने जीरो एफआईआर की बात की और एफआईआर भी कराई जा रही है। हालांकि ये चीज़ें शुरू हुई लेकिन अब एक विधिक जो है रूप उसको दे दिया गया है। जब आपने कहा कि जब 3 नए कानून लागू हो जाएंगे, ऐसे में अभी न्याय प्रणाली में, पुलिस की कार्यप्रणाली में जिस तरीके के बदलाव आएंगे, इसको लेकर तैयारियां किस तरीके की हैं? क्योंकि हमने पुलिस में देखा है कि बहुत सारी बैठकें चल रही हैं, क्योंकि एक उच्च अधिकारी से लेकर एक कांस्टेबल तक इन तमाम चीज़ों की जानकारी उनको भी अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ें करनी हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ करनी है। तो आप लोग किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जो इसमें देखिए क्या है कि अभी जब 1 जुलाई से कानूनों को लागू करने की बात हो रही है, तो चाहे वो जुडिशल ऑफिसर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, हर डिपार्टमेंट में जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी की इस बीच जून में और मई महीने में लगातार जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं वो ट्रेनिंग करवा रही हैं, ताकि सबसे पहले जिन्हें इनके साथ काम करना है वो इन कानूनों के बारे में जानकारी ले लें, कहाँ बदलाव हुए हैं, क्या करना है, किस तरह से रणनीति तो बनाएंगे एक, किस तरह से आगे काम करना है इसमें। तो ट्रेनिंग एकेडमीज़ हमारी जितनी भी हैं, जिस स्तर की भी हैं, वो इसमें काम कर रही हैं। लोगों सारे ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, जुडिशल ऑफिसर्स को, सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है, सबको जानकारी दी जा रही है, नए कानूनों से अवगत कराया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि जब अवगत नए कानूनों से होते हैं तो कोई भी नई चीज़ अगर होती है तो उसमें अब उन अपडेटों को लेकर
चाहे पुलिस हो या फिर न्यायपालिका हो, उन तमाम लोगों को भी अपडेट होना होगा। क्या लोगों के लिए भी, क्योंकि आप अब अगर हम बात करें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप सीधे तौर पर जुड़े हैं, तो लोगों से एक कनेक्ट है, तो लोगों के बीच भी नए कानून को लेकर जागरूकता फैलाने को, उनके बीच में इन तमाम चीज़ों को लाने के लिए बदलाव हुए हैं, इस पर कुछ काम किया जा रहा है, कुछ बताना चाहेंगे अभी आप? हाँ, देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जैसे मैंने बताया कि यही काम है कि आप लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे, विधि की जानकारी देंगे। तो जैसे ही नए कानून लागू होंगे तो जो हमारे PLVs और हमसे जुड़े लोग, जो भी विधिक सेवा प्राधिकरण काम कर रही है, वो इन नए कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी और ये सब चीज़ें बताएंगी कि इसमें किस तरह से काम करना है और क्या आपके अधिकार हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं उनको लेकर के उनको फिर सेंसिटाइज किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा जी ये भी था कि मॉब लिंचिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। हमने कानून में भी देखा है, बहुत सारी धाराएं बढ़ा दी गई हैं। उसका अर्थ भी यही है कि तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और जो भी गलत है तो कुछ किसी धाराओं के बदलाव से या वो बच नहीं सकता है या फिर उसको पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। मॉब लिंचिंग को बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है। इसको लेकर हम अपने दर्शकों तक आपके माध्यम से जानकारी पहुँचाना चाहेंगे। जी, देखिए, मॉब लिंचिंग का जो इसमें एक परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया है कि 5 या 5 से अधिक लोग अगर किसी धर्म के नाम पर जाति, समुदाय, लिंग, भाषा, इनके आधार पर अगर किसी की हत्या करते हैं, किसी को गंभीर चोटें पहुंचाते हैं, तो यही मॉब लिंचिंग है। और इसको परिभाषित भी किया गया है इस बार, और इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इसी के साथ कई अन्य चीज़ें हैं, जैसे आतंकवाद को इस बार परिभाषित किया गया है। तो कुछ जो संगठनों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनको इसमें परिभाषित किया गया है। जो समय की डिमांड है इस समय, जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, उसके अनुसार ही विधायिका की जो मंशा है, उन सभी चीज़ों को इनमें परिभाषित करके उन्हें दंड का प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि कि धाराओं में बढ़ोतरी हो गई है, उसको हम कैसे समझें, और कुछ धाराओं में बदलाव भी हुआ है? जी, अगर हम नंबर से देखेंगे तो धाराएं हमारी कम हुई हैं। उसमें अच्छा। ये हुआ है कि देखिए, कुछ चीज़ों को साथ में मर्ज कर दिया गया, जो एक तरह के ही जो चीज़ें थी, एक तरह के जो प्रावधान थे, उनको एक साथ क्लब कर दिया गया है। और कुछ अनावश्यक रूप से जो अब जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उस तरह के प्रावधान इसमें हटा दिए गए हैं। कुछ नए भी जोड़े गए हैं। तो अगर हम संख्या के अनुसार देखेंगे तो धाराएं कम हुई हैं, और बाकी तो जो भी नए इसमें कानून, जो भी नए प्रावधान डाले गए हैं, वो 1 जुलाई के बाद लोगों के सामने आएंगे। और वो धीरे-धीरे, क्योंकि कानून धीरे-धीरे कानून है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ इंसान को, सभी को ढलने में समय लगता है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक अच्छी पहल है। हम लोग सब मिलके इसमें, और अभी हम लोगों की भी यही कोशिश है कि धीरे धीरे तो लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम यही कोशिश रहती है कि इन चीज़ों की जानकारी अभी लोगों तक पहुंच जाए। क्या ऐसा होने वाला है? मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, वो वहाँ तक पहुँच रही हैं, जैसे कि आज हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो छोटे अपराध हैं उनको लेकर भी बदलाव किए गए हैं, ये किस तरीके का बदलाव होगा छोटे अपराधों के लिए, कि वहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं हैं, उनको कुछ अलग, वहाँ पर उनके लिए कुछ इस तरीके के बदलाव हैं कि उनको अलग स्थिति उनकी स्पष्ट की गई है छोटे अपराधों को लेकर? अभी तक देखिए क्या होता था कि जो 2 साल तक की सजा वाले जो हमारे अपराध थे, उनमें एक संक्षिप्त विचारण का एक प्रावधान था। तो अभी जो नए एक्ट आए हुए हैं, इसमें 3 साल तक की सज़ा वाले सारे जितने भी हमारे अपराध हैं, उन सभी को इन्होंने एक तरह से संक्षिप्त विचारण में डाल दिया। संक्षिप्त विचारण ये होता है, ट्रायल तो कोर्ट में होता है, लेकिन संक्षिप्त में थोड़े से कुछ स्टेजेस और कम हो जाती हैं और जल्दी ट्रायल ख़त्म होता है। तो आप सीधे सीधे इसमें ये समझ सकते हैं कि जो 3 साल तक के दंड के जो भी हमारे अपराध हैं, वो सभी बहुत जल्दी एक संक्षिप्त विचारण के द्वारा, समय उसमें बहुत कम लगेगा और जल्दी डिसाइड होंगे। और क्या लगता है कि ऐसा करने से कितना फ़ायदा है उन पक्षों के लिए जो इस तरीके का अपराध हैं, या उसके निस्तारण के लिए, पेंडेंसी कम होने के लिए? हाँ, बिल्कुल। जब आप ये देखिए कि अभी तक 2 साल तक के अपराध थे, वो ही इसमें कवर हो रहे थे। जब 3 साल तक हो जाएंगे तो वो आपका जो दायरा है वो बढ़ गया ना। 3 साल तक के सारे अपराध, 3 साल तक की दंड वाले जितने भी अपराध हैं, सारे अगर आपके संक्षिप्त विचारण में आ जाएंगे तो वो सारे समय, एक निश्चित समय के अंदर और शायद बहुत जल्दी ही उनका डिसीजन होगा। इसके अलावा एक मैं और बात इसमें आपको बताना चाहूँगी कि एक कम्युनिटी सर्विस, एक नया प्रावधान इसमें डाला गया है इस बार। कुछ ऐसे अपराध हैं, 6 तरह के अपराधों के लिए इन्होंने जो है विधायिका ने हमारी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान इसमें किया है। उसमें
एक तरह से दंड को किनारे किया गया है। बहुत छोटे छोटे से कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कभी गलती से हो जाते हैं, बचपने में हो जाते हैं, या और भी तरह कोई वजह हो सकती है, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। तो विधायिका की मंशा यही है कि हर किसी को हम दंड की तरफ नहीं ले जा सकते, कुछ एक सुधारात्मक कदम भी सुधार करने की दिशा में एक कदम ले जा सकते हैं। तो कम्युनिटी सर्विस में ये रहेगा कि जो भी न्यायालय उसमें चाहेंगे कुछ ऐसा काम उनसे कराएंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर आपसे कहें कि कम्युनिटी सर्विस में दे दिया जाएगा कि आप 100 पेड़ लगाइए, आप 100 पेड़ लगाइए, उनको मेंटेन करिए, जी, इस तरह के काम दे सकते हैं। या फिर हम उनको ट्रैफिक पुलिस के साथ हम उनको लगा सकते हैं कि आप खड़े हुइए यहाँ पर और आप यातायात को संभालिए, यहाँ पर सहयोग करिए। हाँ। तो एक सुधार की तरफ ये कदम है, क्योंकि हर अपराधी को छोटे मोटे अपराध के लिए भी जेल भेजना तो सॉल्यूशन नहीं है हर चीज़ का। तो देखिए, जेल की भी जो क्षमताएं हैं वो हर जेल जो है अपनी क्षमता से अधिक कैदी इस समय लेके बैठी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा है। और जो पनिशमेंट है उसका तरीका भी, जो छोटे अपराध हैं जो गलती में या उसके, हालांकि उसके लिए पूरी तरीके से उसको विस्तार में किया गया है कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें होंगी। सीमा जी, अब जाते जाते आज क्योंकि हमने बात की शुरू से ही, चाहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, आपने बताया कि किस तरीके से लोगों के लिए, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं उनके लिए काम करता है। लोक अदालतें, विशेष लोक अदालतों पर आपने बताया हमारे दर्शकों को, 3 नए कानूनों को भी हमने बहुत विस्तार से समझा। एक मैसेज अब हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को समझें, कानून की जानकारी लें, और जो भी उसका किसी भी तरीके की कोई चीज़ें घटित होती हैं तो उस पर वो, अगर कानून की जानकारी उनको है तो उसका लाभ ले सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, लोक अदालतों की हमने बात करी, तो हमारे न्यायालयों में बहुत सारे ऐसे वाद हैं जो जिनकी प्रकृति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। कई पारिवारिक मामले होते हैं जो परिवार के लोग आपस में बैठ के उसका निपटारा कर सकते हैं। कई वैवाहिक संबंधों पर आधारित जो वाद होते हैं उनके लिए भी पति पत्नी आपस में बैठकर कोई एक सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। तो जो हमारी समय समय पर जो लोक अदालतें हो रही हैं, मैं यही अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कि आप उनका फ़ायदा उठाइए। और उन सबसे बड़ी बात ये कि अभी एक जो विशेष लोक अदालत का माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजन किया जा रहा है 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक, तो जिन भी व्यक्तियों के वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं और जो सुलह और राजीनामे के आधार पर उन वादों का निस्तारण कराना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही अपील करूंगी कि आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत शुक्रिया सीमा जी, आप आए और आपने विस्तार से तमाम चीज़ों को बताया, हमारे दर्शकों को अच्छी से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज हमने जाना सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगरा कोठी जी से कि किस तरीके से यहाँ पर चाहे लोक अदालतें हों, विशेष लोक अदालतों का आयोजन उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से हो रहा है, लोग इसका लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कानूनों की जब जानकारी होगी तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपराधों से दूर भी रह सकते हैं, या फिर कोई अपराध करता है तो उसको हम सज़ा जो भी प्रावधान है उसको दिला भी सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का पूरा जिक्र हुआ। 3 नए कानून जिनका पूरे देश भर में चर्चा है उनका जिक्र हुआ, किस तरीके से ये न्याय प्रणाली में जब ये आएंगे, जब इनका यहाँ पर जब ये लागू होंगे तो किस तरीके से न्याय प्रणाली में भी तमाम जो सकारात्मक और नए भारत की दिशा में उठाए गए कदम है उनका फ़र्क देखने को मिलेगा और लोगों को सीधे तौर पर इसका लाभ होगा। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।